साथियों, हिंदी अंग्रेजी में बात करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। उसके बाद मैं आपके समक्ष विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की नीति हमेशा बड़ी स्पष्ट रही है। खुले रूप से आप जितना भी कोशिश कर लो, डराने की, धमकाने की, आवाज को रोकने की, झूठे केसेस फाइल करने की, उससे आवाज दबने वाली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जलते हुए मुद्दे हैं इस देश के, उनके विषय में श्री राहुल गांधी बोलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। मैं जानता हूं कि ये निर्णय आया है एक 2009 की बेरोजगारी, कीमतों की बढ़ोतरी के दौरान कहे हुए कुछ शब्दों की स्पीच दौरान। आज 2019 कोलार में, 2019 कोलार में। अब इस निर्णय के बारे में मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहता हूं। मैं कहने से पहले आपको बता दूं कि करीब 170 पन्ने का है, गुजराती में है। मैं गलती नहीं करना चाहता स्पष्टता और एक्यूरेसी के विषय में। पूरी तरह से हमारे पास अभी अनुवाद भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको। अगर उसमें कुछ संशोधन होगा तो आपको कल परसों और बात करेंगे। नंबर 1, मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है, और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते। एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आक्षेप नहीं है, और अगर वो आरोप वेग हैं, ज्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीजें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है, और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का। और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि वाक्या, संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीजें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफी अरसे तक एक मजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहां था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ
या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है, कोलार वाले वक्तव्य के विषय में वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहां तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग जरूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को, आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। Friends, we have a 170-page judgment, which is still subject to translation. And I would like to be a little cautious before I start going into details, which I'm sure we'll have shortly. It's in Gujarati. We believe that this is full of errors and legally unsustainable conclusions. But make no mistake, generally, all your attempts to create a chilling effect, a throttling effect, a strangulating effect on open, fearless speech relating to public interest will not stop either Rahul Gandhi or the Congress party. This particular speech was made in the context of price rise and unemployment, as the speech transcript shows. It was made in Kolar more than 3-4 years ago. And there are some disturbing aspects of this judgment, which of course shall be subject to challenge proximately and immediately, but which I want to share with you very briefly. Firstly, the heart of the law of defamation, criminal defamation, is that persons who are complainants should be those who must be able to demonstrate how they personally, A, B, or C, is defamed. How is he or she prejudiced? Now, the admitted position is that no one
which is the subject matter of the statement which is found to be offending, has filed a criminal complaint. The first condition precedent of the law of defamation appears to have been patently not fulfilled and yet led to a conviction. Secondly, it is equally well established that malice is an essential ingredient of such offences. The very context of this speech shows that there could not have been any malicious intent. A leader of the political party of India with a pan-India footprint was speaking about unemployment, price rise, in the course of which there is a sentence which has been found to be offending, less than a sentence. The focus of the speech was not these three persons. The intent of the speech was not these three persons. The thrust of the substance of the core of his speech was not these three persons. In less than half a sentence on a speech about public interest, political issues in the country, major economic issues like unemployment and price rise, social issues, there cannot be any possible malicious intent, which is again another vital condition precedent to make out the criminal defamation. And that is patently missing. Thirdly, friends, it appears, and I think we are right more or less, but again we will check up and revert to you, that after this complaint was filed, and the magistrate who was at that time one Mr. X took up the matter, a large chunk of the time of the last 2-3 years was taken up by the complainant himself in going to a higher court and getting a stay of the entire proceedings, which is rather unusual for a complainant who should be interested in expedition. The same complainant, after a long period of time where he himself stayed his own complaint, suddenly withdrew the complaint, apparently after the magistrate in respect of whom, before whom the matter had initially come, had ceased to hold office, and a different magistrate had taken office. It is that second person, Y, who appears to have passed this order of conviction. Fourthly, as we all know, this was an event in the course of a political speech completely dealing with various public interest issues in the state of Karnataka at Kolar. Without meaning to be technical, there is an established provision which has been expounded and elaborated by several Supreme Court judgments called Section 202, precisely created to prevent, without jurisdiction, mischievous prosecution complaints in areas where no cause of action has arisen. Clearly, a Kolar speech has no connection with Surat, although specious pleas can always be made that today in the internet world or a global village, the same statement goes everywhere. That certainly does not mean that 202 can be nullified by filing complaints in Kashmir and Sikkim for a speech in Kolar. Now, the object of 202 is that the magistrate, before issuing process, namely before initiating process, must first examine whether reasonably it can be said that his jurisdiction has been rightly invoked. And he can simply reject the complaint saying, please go. He's not rejecting the complaint on merits. He can simply say, please go to the appropriate place, because I do not prima facie have any jurisdiction. The point of 202 was specifically taken. It does not appear to have been dealt with or dealt with satisfactorily, and that would be another major issue in the appeal, which is immediately going to be filed. Another issue, as fifth issue or facet, is that very short arguments appear to have been heard on the issue of sentence, and somewhat near the maximum sentence appears to have been imposed after very short arguments. As you know, sentencing is a different, separate, distinct procedure which requires proper hearing and arguments apart from and irrespective of conviction. As I said, this government is clearly relying, if it is in parliament, one set of techniques to throttle voices. If it is outside parliament, a second set of tactics which in recent times has had an effect inside parliament. So you say something outside parliament and we won't allow parliament to run.
The third strategy is to file false, frivolous, and vexatious cases to throttle voices. No doubt there is a conviction, but this is an infirm, it's an erroneous, and an unsustainable judgment. It will be challenged, and we are hopeful that it will be stayed and ultimately quashed. Thank you. हाँ जी, आपके सवाल। हाँ जी सर, क्योंकि अब 2 साल क्या कन्विक्शन हुआ है, तो चर्चा इस बात को होने लगी है और काफी ज्यादा राइट विंगर जो है जगह जगह फंडिंग कर रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम खान के मामले में जिस तरीके से तुरंत कार्रवाई हुई सदस्यता को लेकर, क्या वैसा होगा? हालांकि 2017 के ही एक एफिडेविट में सरकार ने कहा था कि नॉमिनेटर्स को समय दिया जाना चाहिए कि वो अपने कन्विक्शन को चेंज। मुझे कोई संदेह नहीं है कि जहां राहुल गांधी का नाम आएगा, यहाँ की सत्तारूढ़ सरकार वो सब कुछ करेगी जो अनैतिक है, बिना सिद्धांत के है और उस बात के भी विपरीत है जो उनका खुद का लिखित स्टैंड रहा है। द्वारा मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि आज अगर कन्विक्शन हुआ तो तुरंत 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बिना दिए वो निलंबित होने की प्रक्रिया या डिस्क्वालीफाई होने की प्रक्रिया सही नहीं होगी, समय मिलना चाहिए। लेकिन हम आश्वस्त हैं और आप भी आश्वस्त रहें कि राहुल गांधी का नाम दिखते ही भय कह लीजिए, बौखलाहट कह लीजिए, ये सिद्धांत फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन हम उन पर न निर्भर हैं न आश्रित हैं। इस कानून में जो किया जाए, इस निर्णय के विषय में जो चुनौती दी जाएगी वो ली जाएगी और हमें विश्वास है कि इसको स्टे किया जाएगा निकट भविष्य में। Do you think, or rather I'm asking you, that is the speaker or the chair of Lok Sabha, of which Mr. Gandhi is a member, is he empowered to sort of short circuit this No, timeline? let me correct you. 30 days of suspension of sentence does not have anything to do with the disqualification issue in law. The disqualification issue is dependent on stay of conviction, not of sentence. They're two different things. So that is a different proceeding. But yes, any reasonable system, any reasonable, fair, non-oppressive, non-biased system would give sufficient time to a person to take some legal steps to stay the conviction. But equally, having said that, I doubt very much if this government will act in any of those 4 adjectives: non-biased, fair, transparent, or balanced. हाँ जी, सर आपने एक मिनट माइक में शिकायतें आती हैं कि सिर्फ जो जवाब है वो सुनाई देता है, सवाल सुनाई नहीं देते हैं, इसलिए हम आप सभी को माइक दे रहे हैं। सर आपने कि जो पहले दूसरे थे, बाद में हाई कोर्ट में इसके हुआ था, दूसरे जज आए और सजा का ऐलान किया। कोई आवाज आ रही है, खड़के साहब ने भी इस बात का जिक्र किया। उस पर बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस चाहती है कि न्यायपालिका को जेल में रख ले और वो सम्मान नहीं कर रही है। ये आपका आखिरी वाक्य सुन के तो मुझे लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये आपका आखिरी वाक्य आप वापस दोहराइए। पूरा देश जानता है कौन ये कर रहा है जो आपने वाक्य में बोला है अभी। और हमने तो एक तथ्य दिया है। आप एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, आप खुद अपनी कंप्लेंट को जाके रुकवा देते हैं और अचानक उस रुकवाने वाली प्रक्रिया को विड्रॉ करके वापस कंप्लेंट को शुरू कर देते हैं। इसमें क्या है? ये तो तथ्य हुए ना। और जहां तक आपके वाक्य का सवाल है, ऐसे हमारे पास कई उदाहरण है जो आप कह रहे हैं सत्तारूढ़ सरकार करती है। 13 clearly states that all convicted MLAs, MPs in a criminal case will be disqualified from holding their office from the day of conviction itself, even if the conviction is from a trial court. So does he stand disqualified right now? Let me not get into that law, but let me assure you that as far as the government is concerned, Rahul Gandhi has sought to be de facto excluded from parliament already for last several days and weeks. What is the point of him going to parliament and speaking when he's not allowed to speak before a prior apology? And what is the point of supposedly talking of parliament when the government of the day itself is disrupting? So de facto, there is no difference between him not speaking in parliament and not formally entering parliament. However, these are legal issues
The judgment has come today. Obviously, some time has to be given to a person to challenge it, and we are confident that it will be stayed. The conviction will be stayed. फैसला कोर्ट का है और फिर आप कोर्ट में ही चुनौती देने जा रहे हैं इस मामले को, लेकिन कोर्ट को जब आपको भरोसा ही नहीं है तो चुनौती क्यों देने जाएंगे आप? हमने कोर्ट में भरोसा की बात ही नहीं की। न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। एक इंडिविजुअल स्पष्ट निर्णय में हम गलत मान सकते हैं, इसमें कोई विरोधाभास का सवाल नहीं उठता कि एक निर्णय जो है वो गलत है, और साथ साथ न्यायपालिका में अपने ही न्यायपालिका वाले ढांचे में वो सब विधि विधान हैं जिसके द्वारा एक गलत निर्णय को सही किया जा सकता है. Inbuilt corrective system exists in the judicial system, and certainly we are entitled to invoke our appellate rights, and certainly we are entitled to say, look, this judgment is wrong and this judgment will be corrected. Do you know that the same High Court, in almost 75% High Courts, has a procedure whereby the same judges who sit at lunch together, which the Chief Justice also spoke at a recent conclave, which we know for decades. So he sits as a learned single judge, and his colleague judges sit as a division bench and reverse him. This happens all the time. हाँ सिद्धार्थ सर आप इसका नहीं नहीं आप YouTube के लिए आप सुनाई देते हैं आप YouTube पे चलेंगे सर ये अभिषेक सर ने तो बताया कि आपके पास रेमेडी लीगल क्या है, पॉलिटिकल रेमेडी कांग्रेस किस तरीके से लेगी, क्योंकि इस जजमेंट के आने के बाद में, इस सजा के होने के बाद में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है. अभी एक साथी ने सवाल पूछा, वो भी पीयूष गोयल जो सदन के नेता है वो ये कहते हैं कि लगातार जब जब राहुल गांधी बोलते हैं इसी तरीके से डिफेम करते हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए. तो पूरा मोर्चा बीजेपी ने खोला हुआ है. हालांकि कुछ आपके एलायंस नए आपके साथ आके खड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इसको पॉलिटिकली कैसे लड़ेगी और अब जनता के बीच में जाके आप लोग कैसे इस बात को जो है स्पष्ट करेंगे? देखिए, पीयूष गोयल जी और बीजेपी चाहते हैं कि ये इन प्रकारेण ये सदन नहीं चले. कोई भी कारण मिले तो एक प्री कंडीशन पहले डाल दीजिए, जिसके बाद आप राहुल गांधी का जो अधिकार क्षेत्र है पार्लियामेंट में बोलने का, उसको अलाउ करेंगे. ये कभी आपने सुना है ऐसी बात? ये वाहियात बात नहीं है कि जब तक आप एक्स नहीं करेंगे तब तक हम आपको पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे. तो ये अपने आप ही में ये राजनीतिक जवाब है. हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम बोलते रहेंगे. राजनीतिक जवाब है आपके समक्ष, और साथ साथ में कानूनी रेमेडीज लेंगे. मैं समझता हूं पूरा देश देख रहा है कि अब वो एक और अपॉलॉजी चाहते हैं, और उस अपॉलॉजी के पहले आप संसद में बोल नहीं सकते, तो आप अपॉलॉजी मांगते रहिए. Does the speaker have any discretionary power in this, in disqualifying the MP? The answer in law is no, if ultimately there is no stay of conviction. yes I did Ramana. Abhishek ji, there's a parallel case on the same issue in the Patna, one of the Patna courts, where the complainant is BJP MP Mr. Sushil Modi. He has made a statement to that effect. I just want to understand from you, will that be a parallel judgment, or both the cases can be combined, or will Mr. Gandhi, just in case there is another order against him, have to stand trial separately there for the same issue? No. We are talking of a judgment which has come today. Any other case has no relevance till a judgment comes. I have no idea of what stage the proceedings are. Today, a judgment in a specific case has come. It is nothing extraordinary. Let me tell you, there is in fact, a much more serious case allegedly arising from Lakshadweep, where I have had occasion to appear in the Supreme Court. There has been a stay. The stay by the High Court of Kerala was given in a far, far more serious case, in an alleged murder charge. So convictions and stays are not an unusual thing, but we need some time for it. That's about it. Here you have a disqualification allegedly arising out of a murder charge. In that case which I'm talking about. yes I did one second please. कौन?
डॉक्टर सिंघवी, आपने बोला कि यू एक्सपेक्ट कि रीजनेबल टाइम दिया जाएगा यहाँ पर नो, आई डोंट एक्सपेक्ट, जहां तक सरकार का सवाल है मैंने कहा आई डोंट एक्सपेक्ट, लोकसभा स्पीकर की तरफ से। आई डोंट एक्सपेक्ट। चलिए ठीक है, फिर तो हाँ। मेरा क्वेश्चन और लाजमी है, अगर बिना वक्त दिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? क्या इसका देखिए, रिकॉर्ड इसका तो कोई तरीका नहीं है ना। आज निर्णय आया है, उसकी कानूनी प्रक्रिया होनी पड़ती है। निर्णय उठा के पढ़ भी नहीं पाए हैं, ये देख भी नहीं पाया हूं मैं, उसके बाद एक याचिका बनेगी, अनुवाद होगा, फिर वो फाइल होगा, कोई तरीका नहीं ना इसका। अब ऐसा तो हो नहीं रहा है कि राहुल गांधी जी को हर दिन निमंत्रित किया जा रहा है पार्लियामेंट में बोलने के लिए। तो अगर इतना विलंब हुआ है जहां वो बोल नहीं पाए हैं तो 2 दिन और सही, प्रक्रिया तो पूरी होनी पड़ेगी। आपने ये निर्णय कर लिया है कि पार्लियामेंट का सत्र नहीं चलेगा, आपने हर प्रकार के बहाने बनाए इस विषय में, 2 दिन और नहीं चले। सर, जो पूरा मामला है, इस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि माफी मांगने का सवाल नहीं, राहुल गांधी हैं, राहुल सावरकर नहीं। तो इस मामले में अगर कोर्ट में इसी बात पे कहा जाए कि माफी मांगने के बाद ये मामला खत्म हो जाता है, तो कांग्रेस पार्टी क्या ये सोचती है कि माफी बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा? पहली बात तो कोई ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को हम जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझते। कोर्ट हमसे बार्गेन नहीं करती है, ना हम कोर्ट से बार्गेन करते हैं। कानूनी जो क्रिमिनल कंप्लेंट है उसमें कोई ऐसी बार्गेनिंग संभव नहीं है। दूसरा, ये तो आपके इशू का नैरो आंसर हुआ। दूसरा, राहुल गांधी बड़े स्पष्ट हैं कि जहां उनको नहीं ऐसी कोई माफी मांगनी है, जहां संदर्भ अलग है, जहां उनको लड़ना है, जहां उनके कानून के अधिकार क्षेत्र हैं, जहां चुनौती दे सकते हैं, वहां वो करेंगे, कानूनी प्रक्रिया है।